हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनी इस वीडियो में कवर होगा। अगर आपने मेरी डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Meaning of money. Money is a token or item which act as a medium of exchange that has both legal and social acceptance with regards to making payment for buying commodities और receiving services. मनी एक टोकन होता है या एक वो चीज़ होती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। डेट हैज़ अ बोथ लीगल एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ये दोनों में एक्सेप्टेबल होती है, लीगली भी और सोशली भी, विद रिगार्ड्स टू मेकिंग पेमेंट फॉर बाइंग कमोडिटीज़, जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और रिसीविंग सर्विसेज और सर्विसेज भी ले सकते हैं, एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ लोन, और इसके साथ साथ हम मनी से लोन भी पे कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेजर्ड money in the form of currency notes and coin and also the demand deposit hold by public in banks. मनी क्या होता है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिससे हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं। आज हर कोई जानता है मनी क्या चीज़ होती है। पहले मनी की जगह एक बार्टर सिस्टम होता था जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते थे, बट नाउडेज मनी इज़ वैल्यूबल, मोर वैल्यूबल। मनी से हम कोई भी चीज़, जैसे हमें कुछ ख़रीदना होता है, हमें कोई पेन परचेज़ करना है, टी शर्ट परचेज़ करनी है, किसी को कुछ भी परचेज़ करना है, तो हम सिंपली उसको मनी देते हैं और हम उससे ले लेते हैं। तो यही चीज़ एक मनी होती है। फंक्शन ऑफ मनी, फर्स्ट फंक्शन होता है इसका प्राइमरी फंक्शन, सेकंड सेकेंडरी फंक्शन, थर्ड कॉन्टिंजेंट फंक्शन एंड लास्ट अदर फंक्शन। इसको हम ब्रीफली पढ़ते हैं। Primary function. The two primary functions of money are to act as a medium of exchange and as a unit of value. प्राइमरी फंक्शन में दो सब फंक्शन होते हैं जो प्राइमरी फंक्शन के एक्सप्लेन करते हैं, और मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसकी क्या क्या होती हैं चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। It means the commodity known as money is widely accepted by all in economy. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये बताता है कि कमोडिटी को पता होता है कि मनी जो है एक्सेप्टेबल होती है पूरी इकोनॉमी में। सेलर्स एक्सेप्ट मनी इन रिटर्न ऑफ देयर गुड्स। सेलर्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं मनी को उनके गुड्स के बदले। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई गुड परचेज़ करने जा रहे हैं, तो आप उसको मनी पे करेंगे तो जो सेलर है वो उसे एक्सेप्ट करेगा। एंड बायर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ ऑफरिंग मनी फॉर परचेज। और बायर जो होता है कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपना मनी से कुछ भी परचेज कर सकता है, क्योंकि मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे के थ्रू हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं और कोई भी रिग्रेट नहीं कर सकता उस चीज़ को, चाहे वो सेलर हो या कोई भी हो। सेलर को अगर हम मनी देंगे कुछ परचेज करने के लिए तो वो कॉन्फिडेंटली लेगा, और बायर जो परचेज कर रहा होगा वो भी कॉन्फिडेंट होगा कि मेरे पास मनी है, मैं उस मनी से कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट, मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी इज़ द कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज़ एंड इकोनॉमी। मनी जो है एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वैल्यू होती है कमोडिटीज़ की इकोनॉमी में। मनी से हम मेज़र कर सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी गुड्स कितनी वैल्यू में है, उसकी वैल्यू क्या है। सपोज एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वन चॉकलेट इज़ ऑफ ₹10, डेट मीन्स इट्स वैल्यू इज़ 10 यूनिट ऑफ मनी। एक चॉकलेट है, उसकी वैल्यू, उसकी जो है मनी की जो उसकी रेट है, उसके प्राइस हैं वो 10 रुपीज़ है, तो उसके 10 रुपीज़ जो प्राइस हैं वो उसकी वैल्यू बताते हैं कि वो एक चॉकलेट जो है 10 रुपये की है, उसकी वैल्यू 10 रुपये की है। तो वी कैन डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ऑफ चॉकलेट बाय नोइंग देयर मॉनेटरी वैल्यू। तो हम उस चॉकलेट को अगर हम परचेज़ करना है तो हम 10 रुपीज़ का नोट देंगे, ना कि 1 रुपी, क्योंकि उसकी वैल्यू मेज़र हो रही है उस
प्राइस से जो उसमें मेंशन है कि एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है, उसकी वैल्यूएबल प्राइस है ये, तो हम जब भी कोई चॉकलेट ख़रीदने जाएंगे तो हम उसको 10 रुपीज़ ही देंगे 10 रुपये वाली चॉकलेट परचेज़ करने के लिए। तो मनी जो है एक मेजरिंग होती है, क्योंकि जो उसकी जो करेंसी है, हमारी करेंसी है 1 रुपी, 10 रुपी, इंडियन करेंसी जो होती है उसमें 10 रुपीज़ का भी नोट, 5 रुपीज़, 100, 50, 1000, 2000 सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो हम जो जितनी भी जिस चीज़ की वैल्यू होती है हम उतने ही उसे पे करते हैं। ऐसा तो नहीं था कि 1 रुपये की एक चॉकलेट थी 10 रुपीज़ की, हमने उसे 100 दे दिया हो कि भाई 100 रुपीज़ दे दिए, चॉकलेट दे दिए। नहीं, जो उसकी वैल्यू है तो उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने सेलर को अपने रुपीज़ दिए, क्योंकि हमारे पास 10 रुपये का नोट अवेलेबल है और हमें पता है कि ये इसकी 10 रुपये है तो हमें 10 रुपीज़ देने हैं। तो हमने एक चॉकलेट परचेज़ करने के लिए उसकी जो 10 रुपये वैल्यू थी उसी को 10 रुपीज़ में परचेज़ करा। ये होती है मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। एक किसी चीज़ की वैल्यू पता करने के लिए उसके प्राइस देखकर उसी वैल्यू पे उसे परचेज़ करना। अब हम देखते हैं मनी का सेकंड फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। मनी परफॉर्म 3 सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में मनी परफॉर्म करता है 3 सब सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट होता है मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट आर द पेमेंट विच आर मेड ऑन फ्यूचर डेट। डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो हम फ्यूचर में करते हैं। जैसे सपोज़ करें हमने कोई चीज़ आज परचेज़ करी है और हमने कहा कि हम आपको पेमेंट जो है कल कर देंगे या परसों कर देंगे। जैसे बिज़नेस में होता है, नॉर्मली बिज़नेस में 3 मंथ की डेफर्ड पेमेंट होती है। जैसे गुड्स परचेज़ करें, जैसे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट दे देते हैं और 3 मंथ बाद उनसे पेमेंट ले लेते हैं। ये एक डेफर्ड पेमेंट कहलाता है जो फ्यूचर की डेट में पेमेंट करनी होती है। The advantage of using money for future payment is that both the buyer and seller know the definite amount of money. इस डेफर्ड पेमेंट में या फ्यूचर पेमेंट में बायर और सेलर को पता होता है कि जो वैल्यू है, जो अमाउंट की, वो जो 10 रुपीज़ है या 50 रुपये का जो नोट है वो फ्यूचर में उतने का ही होगा, वो कम नहीं होगा। चाहे वो 10 रुपये का हो चाहे वो 50 रुपये का हो, तो वो जो फ्यूचर में है वो उतने का ही रहेगा। इसीलिए डेफर्ड पेमेंट आजकल बहुत आम हो गया है, क्योंकि सबको पता है कि जो वैल्यू नोट की आज 100 रुपये जो आज है वो कल या परसों वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती है। That needs to be transaction at a later date। इसी वजह से जो ट्रांजैक्शन है बाद का, फ्यूचर डेट का, वो बहुत इजी हो गया है और नेसेसरी भी हो गया है, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारी करेंसी वैल्यू है वो जो है सेम रहेगी, जो आज है वही कल परसों रहेगी। इसलिए डेफर्ड पेमेंट आजकल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मनी एज अ स्टोर वैल्यू। It means by storing money, purchasing power can be stored for future security. We are sure that money is acceptable in future also. मनी एज ए स्टोर वैल्यू, स्टोर से नेम से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को जमा करने की बात कर रहे हैं, रखने की बात कर रहे हैं फ्यूचर बेसिस पर, यानी हमेशा के लिए या फिर अपनी सेविंग्स के लिए। इट मीन्स बाय स्टोरिंग मनी, मनी जो है परचेजिंग पावर होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी मनी से कोई भी चीज़ परचेज हम कर सकते हैं ईजीली, उसको हम फ्यूचर में स्टोर भी कर सकते हैं। वो मनी है, आपके पास करेंसी नोट है या कॉइन है, आप आराम से उसे सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने चाइल्डहुड में या नॉर्मली कुछ लोग अब भी एक पिगी बैंक होता है उसमें स्टोर करते हैं अपने मनी, कॉइन्स स्टोर करते हैं। नॉर्मली जो है चिल्ड्रन होते हैं वो करते हैं, अपने पिगी बैंक में सब स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर वैल्यू होती है, एक कॉमन सी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है कि हम फ्यूचर बेसिस पे, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होने वाली है। अगर कोई 1 रुपये का कॉइन है आज की डेट में वो 1 रुपये वैल्यूबल है, तो इन फ्यूचर जो है 10 डेज या 1 ईयर के आफ्टर जितने भी टाइम बाद उसकी वैल्यू जो है 1 रुपये ही रहेगी। किसी के पास 500 का नोट है, उसने स्टोर कराया आज की डेट में, तो वो फ्यूचर में 500 उसकी वैल्यू रहेगी, तो हम उसे ईजीली स्टोर कर सकते हैं। मनी में ये सिस्टम है, स्टोर वैल्यू में ये पॉइंट है कि हम मनी को ईजीली स्टोर कर सकते हैं आज भी और आने वाले दिनों में भी, और कभी भी हम उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम आज 500 का करेंगे तो हम जो इन फ्यूचर निकालेंगे वो 500 का नोट ही रहेगा, हम उससे कोई भी 500 की चीज़ परचेज कर सकते हैं। मनी में स्टोर करने में कोई नुकसान नहीं होता है, कोई कुछ भी डिक्रीजिंग नहीं होती है। मनी को हम आराम से ईजीली उसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें एक लाइन और ऐड हुई है, अ पर्सन हु होल्ड्स मनी इन कैश और
assets can transfer that or to the any other person. कोई भी पर्सन जो है मनी को लेकर कोई भी कैश या एसेट को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी अदर पर्सन को। एक ट्रांसफ़र वाला पॉइंट होता है मनी में कि हम मनी कोई भी जो है चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है ट्रांसफ़र करना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पहुंचाना। तो मनी को भी हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू हो, ई बैंकिंग हो, या कैश से हो, या कोई भी हो। आज तो आजकल वैसे भी काफ़ी साइट्स हो गई हैं, आपकी गूगल पे हो गया है और पेपॉल, पेटीएम, ये सब से हम थ्रू जो है एक पर्सन को दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र तो करते हैं। तो ट्रांसफ़र पॉइंट में अगर ट्रांसफ़र पॉइंट आता है तो ट्रांसफ़र पॉइंट में सिंपली यही होता है कि हम मनी इजीली किसी भी पर्सन को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, चाहे आउट ऑफ सिटी हो, या कहीं भी हो, हम उसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन देखते हैं, कंटिंजेंट फंक्शंस। Money refers to a common medium of exchange that is issued under the law of government. मनी जो है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि इशू करता है गवर्नमेंट, एंड एज अ लीगल टेंडर फॉर द होल कंट्री, जो कि हमारी पूरी कंट्री में वैल्यूएबल होता है। द कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड द फॉलोइंग। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम और अच्छे समझेंगे। पहले कंटिंजेंट फंक्शन होता क्या है? कंटिंजेंट फंक्शन वो होता है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं, नेशनल इनकम कर सकते हैं मेज़र, और हम जिससे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी इनकम को, किसी के इनकम कितनी है उसको मेज़रमेंट कर सकते हैं, किसी को इनकम देनी है, किसी को पैसे देने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, हम सब कुछ उसमें कर सकते हैं। कंटिंजेंट फंक्शन में हम इनडायरेक्टली वे में प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। जैसे किसी को रेंट हमने कोई बिल्डिंग वगैरह ली है, घर लिया है, उसको रेंट पर दे दिया, हमारे पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बन गई, पैसे से पैसा आना, ये भी कंटिंजेंट फंक्शन में ही आता है। सो हम इसके सब पॉइंट्स देखते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेजर द नेशनल इनकम बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता क्या है इसका एक समझिए। बार्टर सिस्टम पहले चलता था कि पहले करेंसी नहीं हुआ करती थी, मनी वगैरह कुछ नहीं था, बस बार्टर सिस्टम होता था। जैसे किसी के पास जो है शुगर है, 2 kg शुगर है और उसे राइस की नीड है, तो उसे जो है शुगर में एक्सचेंज करके और राइस ले लेता था। बट सामने एक्सचेंज जब ये होता था जब सामने वाले को शुगर की नीड हो। जैसे 2 पर्सन है, एक के पास शुगर है, एक के पास राइस है, शुगर वाले को राइस चाहिए और राइस वाले को शुगर चाहिए, तब ये बार्टर सिस्टम वर्क करता था, क्योंकि जिसको राइस चाहिए उसने शुगर दे दिया और जिसको शुगर चाहिए उसने राइस दे दिए। अगर ऐसे पर्सन नहीं मिलते थे तो बार्टर सिस्टम वर्क नहीं करता था, क्योंकि अगर राइस वाले को कुछ और चाहिए, शुगर नहीं चाहिए, तो वो अपने राइस नहीं देता था। इस वजह से बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हुआ करता था। बार्टर सिस्टम यही होता है किसी भी चीज़ के बदले से दूसरी चीज़ लेना। बट अब जो है करेंसी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, मनी आ गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। ये सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था नेशनल इनकम मेज़र करना बार्टर सिस्टम में, बट मनी हेल्प्स इन मेजरिंग नेशनल इनकम। बट मनी जो है हमें नेशनल इनकम मेजर करने में हेल्प करता है। भाई बाहर से कितना पैसा आया हम मेजर कर सकते हैं काउंट करके, कितने 10,000 आए, 1,000 आए, कितने पैसे बाहर से और कहाँ से आया, ये सब हम मनी के थ्रू इजीली मेजर कर सकते हैं उसे काउंट करके। इसमें हम जो है अगर बाहर किसी ने सर्विस प्रोवाइड करी है, बाहर कुछ भी किसी ने इनकम भेजी है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज करें हमारे बाहर कोई आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के बाहर हमारे पास एक जो है हाउस है, वहाँ पर हमने रेंट पर दे रखा है, तो वहाँ से हमारी इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है इंडियन बैंक में, तो हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी कितनी रेंटल इनकम आ रही है। गवर्नमेंट भी मेजर कर सकती है कि इतनी जो है रेंट आ रहा है बाहर से, इतना पैसा इस बंदे के पास आ रहा है, हम आराम से मेजर कर सकते हैं। चाहे गुड हो, अगर कोई परचेज करा है, हमने कोई चीज़ बाहर से मंगाई है, तो हम पैसे देंगे तो मेजर करेंगे, काउंट कर सकते हैं उसमें कि कितना पैसा गया है। और सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सर्विस का हम चार्ज लेते हैं, मेजरमेंट उसमें आराम से कर सकते हैं कितनी सर्विस की कितना अमाउंट लिया गया है। यही होता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि मनी के थ्रू इजी हो जाता है मेज़र करना नेशनल इनकम को। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि किसी को मेजर करना, नेम से पता चल रहा था, सेम सेकंड पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल रहा है किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को देना। तो मनी हेल्प्स इन ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ production by generating factor income like rent, interest, wages and profit.
मनी जो है हमें ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करता है। हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली, किसी को अगर किसी को बाहर हमारा कोई पर्सन है, उसको रेंट पर रह रहा है वो, जैसे तो उसे पैसे चाहिए होते हैं, उनके पास नहीं है, तो हम हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर कोई चीज़ हमने किसी को वेजेस देने हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाहर हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई सा भी हो, तो हम नेशनली या डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी इनकम को। डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल रहा है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि हम बात मनी की ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम इजीली इस पॉइंट में। तो नेशनल इनकम मनी जब से आया हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हम कोई गुड्स अब तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते थे नेशनली, हम आसपास ही कर सकते हैं। अगर किसी को राइस करना है, बाहर करना है, सपोज़ करिए बहुत दूर करना है, तो जो रास्ते में ही इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन मनी हम ईजिली ई कॉमर्स के थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट ईजिली कर सकते हैं। सो यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। कंटिजेंट फंक्शन के कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट है मनी एज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल लिक्विड एसिड्स। मनी जो है हमारा लिक्विड होता है, जो हम लिक्विड एसिड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसको, लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वेल्थ विच कैन बी कन्वर्ट इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। मनी एक ऐसे हेल्पफुल चीज़ है जिससे हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं, लिक्विड यानी एसिड्स के फॉर्म में। जैसे हमारे पास मनी है, हमने कोई भी चेयर परचेज़ की है या कोई भी कुछ परचेज़ कर लिया है, सोफ़ा परचेज़ करा है, जो एसिड्स होते हैं, चाहे वो करंट एसिड्स हों, लिक्विड एसिड्स हों या नॉन करंट एसिड्स हों, कोई से भी एसिड्स हो सकते हैं, हम मनी से उसको परचेज़ कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मनी है, हमने मनी था हमारे पास, सपोज़ करिए हमारे पास 500 रुपीज़ है, हमने जाके चेयर परचेज़ कर ली, तो हमारा एसिड हो गया ना, तो मनी कन्वर्ट होके वो एसिड में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे ही हम वाइस वर्सा का मीनिंग होता है जस्ट अपोजिट। जैसे हम मनी से चेयर परचेज करके हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ऐसी लिक्विड जो हमारे पास जैसे चेयर है, हम उसको सोल्ड आउट करेंगे तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है इस पॉइंट में, जो हम मनी के थ्रू लिक्विड को जनरेट कर सकते हैं, लिक्विड एसिड्स को, या फिर लिक्विड एसिड को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम सबको पता ही है, आजकल क्रेडिट यानी उधार होता है। क्रेडिट सिस्टम नॉर्मली बैंक प्रोवाइड करता है ये, जैसे बिजनेसमैन वगैरह के लिए क्रेडिट होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। अगर किसी के बैंक में कुछ है नहीं तो वो ऐसा लोन होता है कि लोन के थ्रू आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। आपके पास अगर बैंक में अमाउंट नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें और जो है आप जिसको जो परचेस करना है वो कर ले। उसके बाद 40 या 60 डेज़ बैंक के अकॉर्डिंग उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके विद इन 60 या 40 डेज़ आपको पेमेंट करनी होती है बैंक में, तो जो आपने यूज़ कराया है क्रेडिट सिस्टम में। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इक्वलाइजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ एंड प्रोडक्टिविटीज़। मार्जिनल यूटिलिटीज़ और प्रोडक्टिविटीज़ आपको पता ही है। मार्जिनल होता है कि सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का वांट्स सेटिस्फेक्शन। हमारा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, हमारा सेलर है, बायर है। किसी की शॉप पर जा रहे हैं आप, तो उसमें कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो जो सेलर है वो अपने मार्जिनल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको चार्ज करेगा, क्योंकि वो उसका सेटिस्फेक्शन है कि अगर 10 रुपीज़ की चीज़ है, उसके अगर जो है रॉ मटेरियल वगैरह सब जो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 8 रुपीज़ में हो रही है, तो वो अपनी सारे एक्सपेंसेस निकालकर विद प्रॉफिट आपको 10 to 12 रुपीज़ में बताएगा। उसकी एक सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैं इतने में उसको सेल आउट कर दूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। और जो प्रोड्यूसर होता है, जो बायर होता है, कंज्यूमर, तो सेटिस्फेक्शन होता है जो मनी के थ्रू बहुत हेल्पफुल हो जाता है। किसी को परचेज़ करना है, पेन परचेज़ करना है, सेलर ने आपको 12 रुपीज़ का बताया, आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू जो है 10 रुपीज़ की है, तो एक आप उसको 10 रुपीज़ में आप परचेज़ करना चाहेंगे। अगर उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ में होगी तो सेलर आपको 10 रुपीज़ में दे देगा, तो इससे आपसे सेटिस्फेक्शन, आपका जो है सेटिस्फेक्शन वांट कंप्लीट होगा। और अगर सेलर को आप 12 रुपीज़ दे देंगे तो 12 रुपीज़ में जो उसका सेलर का उसका सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होगा। तो ये मनी जो है हमारा हेल्पफुल होता है मार्जिनल यूटिलिटी में, उसको सेटिस्फेक्शन वांट्स में, दोनों के, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, सेलर या बायर के। मनी का लास्ट फंक्शन देखते हैं, अदर फंक्शन। Money perform in other function also, like foreign exchange, international payment, invest in share, invest in business, एक्सेट्रा। अदर फंक्शन में जितने भी फंक्शंस बचते हैं या जितने भी फंक्शंस रह गए मनी करता है, वो सब आता है फंक्शन में। चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, किसी को फॉरेन में एक्सचेंज करना हो, गुड परचेज़ करना हो फॉरेन का, या फिर हमें इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो, या हमें किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना हो, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, शेयर परचेज़ करने हो, प्रेफरेंस शेयर परचेज़ करने हो, इक्विटी शेयर परचेज़ करने हो, डिबेंचर, ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये सब अदर फंक्शंस में आती हैं मनी के।
एडवांटेजेस ऑफ मनी ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफाइन यूनिट ऑफ वैल्यू। एडवांटेजेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगता हो कि मनी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मनी क्या ज़रूर करती है, मनी से क्या क्या होता है, तो वही लिख सकते हैं। ये सेम पॉइंट्स वही है जो हमने पीछे पढ़े हैं। डिफाइन यूनिट ऑफ वैल्यू कि मनी जो है वैल्यू जो है डिफाइन करती है किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी है। सेकंड पॉइंट होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, हम किसी भी चीज़ मनी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है स्टोर वैल्यू कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, मनी अपने पास रख सकते हैं, कितने दिन तक चाहें, कितने साल तक चाहें हम स्टोर कर सकते हैं, पिगी बैंक में सेव कर सकते हैं। ये स्टोर वैल्यू हो गया, वो कभी ख़राब नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ये हम मनी को कहीं भी इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में, किसी के पेमेंट कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट हो, डोमेस्टिक पेमेंट हो, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस हैं, इनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं और आपकी जो फंक्शंस हैं उसमें भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मनी। डिसएडवांटेज देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये सब आपके माइंड से होती हैं, ये आप आराम से लिख सकते हैं। ये लेकिन डिसएडवांटेज के हम पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इसका मिसयूज़ ऑफ मनी। ज़्यादा पैसे होने से कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मनी। ये मिसयूज़ आपको पता है, ये गलत काम में भी हो सकती है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो गलत काम भी कर देता है। भाई मिसयूज़ और मिसयूज़ करना या फिर उसको यूज़ करना, ये सब इंसान के अपने ऊपर होता है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसका मिसयूज़ कर रहा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तब भी उसका मिसयूज़ नहीं कर रहा है, तो मिसयूज़ ऑफ मनी। सेकंड पॉइंट होता है ग्रीडी पर्सन। भाई किसी के पास ज़्यादा पैसा है, उसको और पैसा लाने की लालच हो जाती है कि मुझे लालची हो जाता है। ग्रीडिंग मतलब लालची होता है कि जो है मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, यहाँ से पैसा आएगा, फिर वो गलत काम करने लगता है पैसे कमाने के लिए। थर्ड होता है थेफ्ट यानी चोरी। भाई आपके पास ज़्यादा पैसा है तो जाहिर सी बात है चोरी का भी आपको रिस्क ज़्यादा हो जाएगा कि भाई कोई चोर नहीं आ जाए, इसको वो नहीं करे, तो ये भी एक सब डिसएडवांटेज होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा शो ऑफ। भाई किस शो ऑफ नॉर्मली लोग करते ही हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसा है तो एक्सपेंसिव मोबाइल ला रहे हैं, वॉचेस ला रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह या बाइक जो भी हो, हर किसी का अपने माइंड ऑफ सेट होता है कि शो ऑफ कैसा करना है। तो ये सब सिर्फ डिसएडवांटेज होता है, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं, आप लोगों के मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होंगे। सो एंड ऑफ द वीडियो। होप सो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे समझा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं कवर करता हूं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।